हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक कुछ ये है कि रिसेंटली टाटा का म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। एक भी म्यूचुअल फंड नहीं, इस टाइम पे लगातार 6 म्यूचुअल फंड टाटा ने इस टाइम पे लॉन्च किए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आज के डेट में एक्साइटेड है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिकॉज अभी तक आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, यूलिप में किया होगा, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? अगर मान लो मैंने कोई अगर एक फंड परचेज किया है, तो उस एक फंड के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स भी होते हैं। फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल, आईटी, तरह तरह के सेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं जहां पैसा आपका लगाया जाता है। बट आज की डेट में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी जगह पे करना चाहता हूँ जहां पे ना 50 इंडस्ट्रीज ना हो। मुझे अगर पता है कि आने वाले 15 साल 10 साल में रियल एस्टेट का मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि अपना पैसा मैं रियल एस्टेट वाले फंड में डालूं। अगर मुझे पता है कि आने वाले 15 साल 10 साल में फाइनेंस बहुत तेजी में ग्रो करने वाला है, तो मेरा प्रयास ये है कि मैं अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में डालना चाहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर आने वाले 15-20 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना पूरा का पूरा पैसा हेल्थ केयर में ज्यादातर इन्वेस्ट करूँ। तो गाइस, टाटा ने अपने फंड्स लॉन्च किए, इस टाइम पे 6 एनएफओ लगातार लॉन्च किए हैं। मतलब इस टाइम पे अगर आप देखोगे जितने भी एनएफओस लॉन्च हुए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और अभी जस्ट तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है, 2024 का फाइनेंशियल ईयर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है अप्रैल में। तो अभी टाटा ने इस टाइम पे जब फंड लॉन्च किए हैं, लगातार 6 फंड्स लॉन्च किए हैं। और जो 6 फंड लॉन्च किए हैं, हर एक 6 फंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग है। फाइनेंस के लिए सिर्फ अलग है, आईटी की सॉरी फाइनेंस के लिए अलग है आपका, ऑटो के लिए आपका अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग है आपका, हेल्थ केयर के लिए आपका अलग है। या और भी जो 2 फंड्स हैं उनका भी डिस्कशन अभी इसमें करने वाले हैं कि किस तरीके के फंड है और किस तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस से मिलता रहे। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द गाइस, बिकॉज ये चैनल आपका ही है। हम जो वीडियोस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, ये आप लोग के लिए होती है। तो अगर आपको फायदेमंद लगता है ये वीडियो एज पर योर नीड्स, एज पर फैमिली नीड्स, तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस, मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी पीपीटी क्रिएट किया है अपने लैपटॉप के अंदर, और इसी के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये फंड एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से आप लोग के लिए काम करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पैसा आपका लगाया जा रहा है, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट कब का है, एंड डेट कब का है, अलॉटमेंट कब मिलने वाला है, एनएवी का प्राइस क्या होने वाला है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन फंड्स में एक वीडियो में हमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके नंबर 1 फंड की, वो है टाटा का निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। अगर आपको ये लगता है कि आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, मुझे ट्रस्ट है कि मुझे लगता है कि भाई ऑटोमोबाइल आने वाले टाइम में बहुत तेजी में ग्रो करेगा, तो ये फंड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और एक चीज और है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सारे के सारे इंडेक्स फंड होने वाले हैं, तो सोने पे सुहागा एक तरीके से। बिकॉज आज के डेट में अगर हम इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात करें तो काफी अच्छे रिटर्न्स हैं इंडेक्स फंड्स के। बिकॉज जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो इंडेक्स फंड में पैसिवली मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि इंडेक्स फंड है। अगर आपको प्लानिंग बनता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, अगर आपको ये फंड समझ में आता है आपके फ्यूचर नीड्स के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत अगर अमाउंट आप लगाना चाहें तो इसमें आप लगा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो पहला है इसमें ऑटोमोबाइल का। अगर आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अगर बेटर है, यू कैन इन्वेस्ट मनी इन दिस फंड, क्योंकि जो पैसा आप इसमें लगा रहे हैं आपका मैक्सिमम पैसा ऑटोमोबाइल कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरा फंड यहाँ पर है आपका टाटा का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर फाइनेंस सेक्टर बहुत तेजी में ग्रो करने वाला है, मुझे ट्रस्ट है कि ये सेक्टर जो है बढ़िया रिटर्न बना के देगा, तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है वो लोग इस फंड को ले सकते हैं, टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड में। ये आप लोगों के लिए काफी बेस्ट रहेगा इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। तीसरा फंड जो आपके लिए यहाँ पे होने वाला है, ये बहुत ही शानदार फंड है, और यह है टाटा का निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। हेल्थ केयर इंडस्ट्री पिछले काफी टाइम से अच्छा ग्रो कर रही है। कोविड के टाइम में भी काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किया था। चाहे हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात कर लें, हॉस्पिटल्स की बात करें, इनके रिटर्न इवन जो भी इस टाइम पे लिस्टेड है मार्केट में, उनके रिटर्न काफी हद तक ठीक ठाक आए थे। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15-20 साल 30 साल में फार्मास्यूटिकल कंपनी हेल्थ केयर का मार्केट ग्रो बहुत तेजी में होगा, तो वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन दिस हेल्थ केयर ऑप्शन, क्योंकि ये भी इंडेक्स फंड ही है और यहाँ से अपना रिटर्न आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स। अनदर आपका होने वाला है यहाँ पे टाटा का निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। रियल्टी का मतलब है कि जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट होगा रियल स्टेट सेक्टर्स के अंदर।
अगर मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल में, 15 साल में रियल एस्टेट का मार्केट बहुत तेजी में ग्रो करने वाला है, तो यू कैन इन्वेस्ट मनी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये फंड भी आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिकॉज ये भी इंडेक्स फंड ही है, और जो आप पैसा इसमें लगा रहे हैं वो एक तरीके से इंडेक्स फंड मतलब पैसिवली ही मैनेज किया जाएगा। अनदर इसमें फंड है आपका टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड। तो अगर हम इसके अगर रिटर्न्स की बात करें तो इसमें रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा, बिकॉज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ के अंदर बहुत तेज़ी में बढ़ रही है। अगर आप देखोगे ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बाहरी कंपनियां हैं, अब वो इंडिया के अंदर अपना सेटअप कर रही हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर थोड़ा सा लेबर कॉस्ट कम है, राइट। तो मल्टीपल जो कंपनीज हैं बाहर से इंडिया में इसलिए आ रही है इस टाइम पे, बिकॉज उनको लेबर कॉस्ट यहाँ पे कम पड़ता है, राइट। तो अगर कोई प्रोडक्शन अगर मान लो वो यहाँ से करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ से कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे अगर लेबरिंग कॉस्ट अगर सस्ती है तो वहाँ पर उनको वो कॉस्ट कम देना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऐसी कंपनी है जो इस टाइम पे इंडिया में आ रही है, जिससे फायदा इंडिया को भी मिलेगा, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर अगर हम कुछ जगह सेटअप कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम चीज़ों को बना रहे हैं और बाहर के देशों के अंदर अगर हम बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उसका फायदा उस इकोनॉमी, उस कंट्री को भी मिलता है, उस कंट्री की इकोनॉमी को मिलता है। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की इस टाइम पे, तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका डिमांड भी काफ़ी तेजी में बढ़ने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो करेगा 10-15 साल के अंदर, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अनदर जो इसमें फंड होगा आपका वो है टाटा का निफ्टी 500 इट्स मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 इंडेक्स फंड। तो अगर आप अपना पैसा यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज के डेट में इसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी में हो रही है, और आने वाले टाइम के अंदर आप यहाँ से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने कुछ फंड्स के नाम अंडरस्टैंड किए हैं, कहाँ पैसा लगाया जा रहा है हमने थोड़ा बहुत वो अंडरस्टैंड किया है, बट ये 2-3 चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करनी और ज़रूरी है बिफोर द इन्वेस्टमेंट। सी, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे इन इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म में ग्रोथ बनानी है अगले 2 साल, 1 साल, 3 साल के अंदर, तो मेरा सजेशन गाइस ये है कि आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म परचेज करिए। लॉन्ग टर्म परचेज करने का फायदा ये है कि शॉर्ट टर्म में शायद, जहां तक मुझे लगता है एज पर माई नॉलेज, आप शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा ग्रोथ यहाँ से नहीं बना सकते। तो एटलीस्ट अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन फंड्स में अगर आप अपना पैसा डाल रहे हो इन दिस इंडेक्स फंड्स, ट्राई टू गो विद एटलीस्ट 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप करिए। अगर मार्केट बढ़िया रहा, जिस तरीके से चल रहा है, अगर मार्केट आने टाइम में अगर बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द गुड रिटर्न फ्रॉम दिस फंड्स। एंड अगेन आई एम टेलिंग गाइस, ये जितने भी हम फंड्स डिस्कस कर रहे हैं सब के सब मार्केट पे डिपेंडेंट होंगे, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही होने वाला है। तो जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट ऑन योर रिस्क ओनली। सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि क्या फंड्स हैं, किस तरीके से काम करने वाले हैं। अगर आपको वाकई में फायदेमंद लगता है, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग डेट है 8 अप्रैल का। मतलब जितने भी हम 6 एनएफओस की बात करें, 6 के 6 एनएफओ अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको 8 अप्रैल से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका लास्ट डेट होने वाला है वो है 22 अप्रैल का। मतलब एनएफओ की डेट है 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक की। आप इस बीच अगर इस एनएफओ अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसका जो अलॉटमेंट है वो 25 अप्रैल को होगा। मतलब अलॉटमेंट 25 तारीख से ही होगा, 25 के पहले नहीं होगा। तो अगर आपने 22 तक इसको अप्लाई कर दिया है, 8 से 22 के बीच में, तो अलॉटमेंट जो है वो आपका 25 अप्रैल को ही होगा। बात करें अगर इसके एनईवी के प्राइस की, तो एनईवी का प्राइस यहाँ पे होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का। तो बहुत ही शानदार प्राइस है। अगर हम कोई भी अगर फंड नया परचेज करते हैं तो हमारा प्रयास यही होता है कि हम थोड़ा सस्ता परचेज करें। सस्ता परचेज करने में यही फायदा होता है कि स्टार्टिंग में जो एनईवी की जो प्राइस है वो काफ़ी सस्ती होती है। अगर हम कोई स्टॉक्स ही परचेज करते हैं तो इसी उम्मीद से परचेज करते हैं कि अगर आज स्टॉक की वैल्यू अगर मान लो 5,000 रुपये है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली 15 साल 10 साल में 30,000 होगा, 40,000 होगा। इसी उम्मीद से हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी करते हैं, एनएफओस के अंदर भी करते हैं। तो एनएफओ का प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ है 10 रुपीज़ का, बहुत ही शानदार प्राइस है। आप इस अगर चाहें तो अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं बिटवीन 8 to 20 सेकंड के बीच में, तो लगभग एनएवी का प्राइस आपको 10 रुपीज़ के यहाँ से हिसाब से मिलेगा। अगर बात कर लें यहाँ पे हम लोग एग्जिट लोड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आज के डेट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से मैक्सिमम 70 to 80% जो लोग हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर देते हैं। ये फैक्ट है आज की डेट में। तो फैक्ट पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप अपना अमाउंट आपने अगर मोटिव किया कि मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपने भी सोच के लगाया है, बट फॉर एन एग्जाम्पल 2 साल के बाद या 10 दिन के बाद ही अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पैसे इसमें से विड्रॉ करने हैं, मुझे अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, यू वांट टू विड्रॉ सम मनी, तो आप इसमें अपना पैसा निकाल सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है इसके अंदर कि अपने पैसे अगर आप इसमें से विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आप
15 डेज के अगर रिडीम करेंगे, 15 डेज के अगर आप अंदर इसको रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.25% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और ये जो एग्जिट लोड है 2 फंड्स के अंदर नहीं रहेगा। एक हमने फंड डिस्कशन किया था टाटा का निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने डिस्कस किया था उसमें जो आपका एग्जिट लोड है वो 0 होगा। और दूसरा जो फंड था टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फंड, इसके अंदर भी एग्जिट लोड 0 होगा। आप चाहे कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट लोड आपको पे नहीं करना है। ये आखिरी के 2 फंड में मैंने बताया आपको अभी। बाकी के जो 4 फंड्स हैं, अगर आपने उन फंड्स को परचेज किया है, अगर अपना पैसा आप उसमें से विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर आप 15 डेज के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको वहां पे कंपनी को कम से कम 0.25% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज योर एग्जिट लोड चार्ज। बाकी स्टैम्प ड्यूटी की बात करें, एक बार आप उसको अंडरस्टैंड कर लेना, तो यहाँ पे अराउंड 0.005 शो कर रहा है जो कि स्टैम्प ड्यूटी इनका चार्ज है। बट एक बार आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना। एक बार आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, एक बार इनके ऑफिशियल आप साइट पे जाना, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अंडरस्टैंड कर लेना। इवन ग्रो के अंदर भी आपको इसका एप्लीकेशन, जो ग्रो का एप्लीकेशन है वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में। यू प्लीज रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन केयरफुली। उसके बाद अगर आपको लगता है ये फंड आपके लिए फायदेमंद है, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस काइंड ऑफ फंड्स। बात करें अगर इसमें हम टैक्स ऑप्शन की, तो जो मेच्योरिटी का अमाउंट आपका यहाँ पे होने वाला है वो टैक्सेबल होने वाला है। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो मेच्योरिटी होता है वो टैक्सेबल ही होता है। तो बस कंडीशन अगेन वही है कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर मान लो आपने एक इन्वेस्टमेंट आज किया, अप्रैल में कर रहे हैं, और आज अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर का ये फर्स्ट मंथ ही है, ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल किसी कारण से उस एक साल में अगर आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ज्यादा हो गया तो आपका मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा, ठीक है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल हम लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए के हिसाब से अगर करते हैं इसके अंदर, ठीक है, 1000 रुपीज आपने डाला, आपने प्लान किया मुझे कम से कम मान लो 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, लगभग 3,60,000 रुपए के आसपास, राइट। आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, 30 साल में इन्वेस्टमेंट हो गया 3,60,000 रुपए। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मोटा मोटा अगर मान लो आपका वो 3,60,000 का वैल्यू अगर 30 साल के बाद अगर मान लो 1 करोड़ रुपए बन जाता है, ठीक है, तो अगर मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट बना है तो आपने जो प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है, जो टैक्स कैसे लगता है इसके अंदर, तो फॉर एन एग्जांपल आपने जो प्रॉफिट गेन किया है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लो प्रॉफिट आपका अगर 1 लाख से जो कंडीशन है इनकी, अगर वो फुलफिल हो जाती है, अगर मान लो आपका जो रिटर्न है अगर उसी जो क्रॉस कर देता है जो उन्होंने स्लैब बनाया है, तो उसके हिसाब से इसमें आपका मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा। तो जो आपने प्रॉफिट अमाउंट गेन किया है, आपका प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल हटा दो, और जो 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया है उसको हटा दो, जो 1 लाख का अमाउंट आपने एक्सीड किया है वो हट गया। अब उसके ऊपर जितना अमाउंट बचेगा जो आपका प्रॉफिट है, उस पे आपका मेच्योरिटी पे कम से कम 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रिंसिपल है उसको हटा दीजिए जो आपने वहां पे लगाया है, और 1 लाख रुपए तक का अमाउंट, बिकॉज 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल होता है, तो 1 लाख का अमाउंट भी और हटा लीजिए। बाकी उसके अलावा जितना भी अमाउंट आपका है उसके अंदर वो टैक्सेबल होगा। तो इसमें LTCG लगता है जो कि 10% का LTCG है। बट अगेन एक बार आप इसको इनकी साइट पे जाइए, टैक्स इन्फॉर्मेशन को एक बार अगेन अपने एंड से एक बार अंडरस्टैंड करिए, एंड आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए। तो टैक्स सेविंग अगर आप अंडरस्टैंड कर लेना, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को फिर से अगर आप पढ़ लेना, फिर भी कोई क्वेरीज डाउट अगर रहते हैं आपको इस फंड के रिगार्डिंग, यू कैन रेज योर क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, एक बार आप इनके फंड मैनेजर का इन्फॉर्मेशन अगर चेक करना चाहते तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर जो होने वाले हैं सारे फंड्स के अंदर वो यही कपिल जी होने वाले हैं। तो इनका नाम है कपिल मेनन, जो इस टाइम पे इन फंड्स को मैनेज करेंगे। तो अगर आप चाहें तो एक बार इनका भी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आदमी आपके फंड को मैनेज कर रहा है एक्चुअली में उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कब से वो फंड्स को मैनेज कर रहा है, तो ये सब चीज को देखना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है किसी फंड्स के अंदर। तो अगर आप इनका डेटा अगर निकालना चाहें तो निकाल के चेक कर सकते हैं क्या इनकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे रही है। बाकी फंड आपका वेरी हाई रिस्क ऑप्शन होने वाला है ये, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट लगाइए जितने अमाउंट पर आप रिस्क ले सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रहता है माइंड में आपके, प्लीज रेज द क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।